चलो कल क्या पढ़ाए थे बोलो। चलो पहले बताओ एमिनो अम्ल क्या होते हैं, क्या होते हैं एमिनो अम्ल बोलो। चलो पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लो। क्या होते हैं एमिनो एसिड? जिनका रासायनिक सूत्र ना ऐसा कुछ होता है ना, जिनका रासायनिक सूत्र ऐसा कुछ होता है वही होते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, इसमें एमीन भी रहता है और इसमें ये बनता है। ठीक, तो ये एमिनो अम्ल होता है। उसके बाद अच्छा एमिनो अम्ल ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो हमारा क्या होता है डीएनए वगैरह, वो क्या है एमिनो अम्ल ही तो है। अम्ल ही तो एक प्रकार का एमिनो अम्ल ही है, समझ लो। ठीक, बोलते हैं ना डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना डीएनए को। डीएनए क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड ना एमिनो एसिड से ही बनते हैं। ठीक है, और प्रोटीन भी इसी का पॉलीमर होता है, न्यूक्लिक एसिड के, एमिनो एसिड के। ठीक है, चलो देखो और इसका वर्गीकरण देखो। वर्गीकरण 2-3 तरीके से लिखाया था ना। पहला, इसकी पोजीशन के आधार पर ना, तो देखो ये कौन सा है अल्फा, अब बीटा कार्बन रहेगा बीटा, गामा पर रहेगा तो गामा बोला जाएगा। ठीक, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, जो अभी तक ज्ञात है, जो पढ़े जाते हैं ना, कुल टोटल वो है 20 एमिनो अम्ल जो होते हैं वो पढ़े जाते हैं। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब 20 में ही आधे कुछ होते हैं, आधे नहीं, कुछ होते हैं इसेंशियल, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल, मतलब कुछ होते हैं आवश्यक, कुछ होते हैं अनावश्यक। उसी में से कुछ अम्लीय होते हैं जिनमें CO ज़्यादा रहता है, जिसमें कम रहेगा वो क्या हो जाएंगे, क्षारीय हो जाएंगे। जिसमें दोनों बराबर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, उदासीन। लेकिन जो पढ़ोगे 20 के 20, उसमें सबके क्या होंगे, अल्फा एमिनो एसिड होंगे। ठीक है ना, अल्फा ही पढ़े जाते हैं, बीटा वगैरह नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है, यही हुआ था ना। उसके बाद आवश्यक एमिनो एसिड बताया था ना, बोलो। यस सर। आवश्यक वाला पढ़े थे ना। अब अगली हेडिंग क्या लिखो, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल। लिखो, ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जीवों में इनका संश्लेषण जीवों के शरीर के अंदर इनका संश्लेषण होता है। इनका संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है। हो गया। अब इसमें भी कॉलम बना के लिख लो
कुछ इधर अमीनो अम्ल की फार्मूला, इधर नाम। पहला अमीनो अम्ल देखो ये है CHCOOH, यहाँ पे क्या था NH2, ये तो रहेगा। बस यही बदल बदल के हम चेक कर रहे थे ना, बना रहे थे बदल बदल के अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे क्या रख दो, हाइड्रोजन, बन गया पहला वाला नाम। सबसे पहला तो यही है ना, है कि नहीं? देखो यहाँ H लगाए, कुछ नहीं था, पहला अमीनो अम्ल यही है। नाम क्या है इसका, ग्लाइसिन। क्या बोला, ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन लिख लोगे, ग्लाइसिन, CEN ही रहता है कैसे। ग्लाइसिन हो गया, हो गया ना, हो गया। चलो बस यहीं पे ये छटा के लगा दो CH3, नाम बन जाएगा एलेनिन। एलेनिन, हो गया। नाम क्या लिखोगे, एलेनिन, ठीक है। चलो हो गया ना यहाँ तक, बोलो। अब इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, ठीक। यहाँ लगा दो एक CH2 और एक और CH2। नाम प्रोलीन, ये साइक्लिक होता है, प्रोलीन। 1 घंटा में क्या सेकंड होगा, 1 सेकंड में क्या घंटा होगा। हो गया। देखो इसको 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर वाले को 1 बनाना, 1 बनाने के लिए ये बड़ा है कि छोटा है, हो गया। बड़े से छोटा बनाना होगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हटाओ इसको, यहीं पे लगा दो OH, ये हो गया सेरीन। नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेरीन। 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, इधर कितना मीटर, 1/100। ऐसे होगा, इसके बाद सेरीन। हो गया, बोलो। 1 मिनट को 60 टुकड़ों में बांटो, 1 टुकड़ा मिलेगा 1। चलो देखो, ये बीच में एक टायर बना दो। 1 घंटा 1 मीटर है, बड़ा 10 मीटर है, 1 मीटर को 100 भागों में टायर है ना ये, तो 1 भाग मिलेगा। नाम टायरोसिन, टायरोसिन। क्या होगा, 100वां भाग होता है, 100वां भाग किसका, मीटर का, 1 मीटर टायरोसिन। तो यहाँ पे भी देखो 20 सेंटीमीटर में कितने, 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 100 से भाग दो, 100 से भाग दो तो 0 0 कटेगा, 1 0 बचा है, 1 बाद पॉइंट लग जाएगा 0 वैसे मेरे हिसाब से ना स्पेलिंग जो लिख रहे हो इसमें ना सब में आई रहना चाहिए, क्योंकि इसमें वैसे पढ़ा हो ही जाएगा। टायरोसिन साइन लेकिन पढ़ा जाएगा ना, ये तो टायरोसिन, टायरोसिन बोलते हैं, टायरोसिन नहीं बोलते हैं। वो चलेगा, चलो जाए जो लिखो। हिंदी में लिख, इंग्लिश में लिख रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा लिखना होगा तो ये थोड़ा सा EI चेक कर लेना, ठीक। हाँ टायरोसिन, नाम वही रहेगा यार, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में। टायरोसिन, ठीक। टायरोसिन बोले टायर यार, टायर में ओ की मात्रा लगाओ, सीन करो।
चलो ये टायर की जगह लगा दो ये SCH, नाम सिस्टीन। सल्फर लगा दो, हाँ सल्फर लगा दो, सिस्टीन। हमेशा मैं ही लिखता हूँ, वैसे आई शायद होता है क्या, चेक कर लेना एक बार इसको, अगर इंग्लिश में कभी आए तो। हो गया। चलो इसी जगह लगा दो CONH2, COO नीचे NH2, ठीक है, CONH2। नाम एस्पारजीन, एस्पैराजीन। एस्पारजीन। हो गया। हाँ एस्पारजीन, एस्पारजीन। कभी कोई एस्पैराजीन पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, एस्पैराजीन। हो गया क्या? चलो इसी में ना एक और CH2 डाल दो बीच में, दोनों के बीच में CH2 बैठा दो, फिर कर दो वही जो अभी किए थे CONH2। ग्लूटामीन, 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 ग्लूटामीन। देखो देखो ऐसे, ग्लूटामीन। हाँ यार आई ही रहेगा सब में, क्योंकि इसमें यही रहता है ग्लूटामीन। हो गया। चलो देखो ये सब हटाए, यहाँ लगा दो COH। इसका तो नाम जानते हो, पीछे पढ़े थे, नाम बता दो जरा, नाम बताइयो। एस्पार्टिक एसिड। ये था ना, उसमें लिखी रहे होगे, किसमें, एसिडिक वाले में ना, एसिडिक वाले में लिखे रहे होगे ना। अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च पड़ रहा है? 1 मीटर स्क्वायर, एक यहाँ पे बोला क्या है कि बारिश में इसको पेट करवाना है। चलो एडिट करते समय इधर उधर कर देंगे। चलो हो गया यहाँ तक, एस्पार्टिक एसिड हो गया। चलो इसमें एक CH2 और डाल दो, बीच में बैठा दो एक CH2, फिर लगा दो वही COOH, ग्लूटामिक एसिड। हाँ अरे भाई एक CH2 और लगाए, देखो पहले। ग्लूटामिक एसिड। बस हो तो गए, इतने ही होते हैं। अब गिनती करो, देखो 20 हो गए होंगे मेरे हिसाब से, दोनों मिला के ना, यही 20 एमिनो और पढ़े जाते हैं टोटल। हाँ
चलो हो गया। चलो ये अमीनो अम्ल बस ज़्यादा इसमें कुछ वैसे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। यही चीज़ इसमें पढ़ते हैं अमीनो अम्ल में, ठीक है। रिएक्शन वगैरह एकदम वही नॉर्मल होंगे जैसे रिएक्शन बनाते आए हो। बनाने की विधि चलो देखो एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। बनाने की विधि होती है चलो पहले लिख लो कुछ चीज़ें, लिखो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो। नोट लिखो एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल की कमी से मैरेस्मस नामक रोग हो जाता है। मैरेस्मस नामक रोग मतलब मरला दिखाई देते हैं इंसान के। मैरेस्मस, हाँ मैरेस्मस। अरे सूखा रोग के जैसा होता है ये भी। नहीं उसमें बहुत आदमी दुबला पतला हो जाता है, हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक ऐसे। चलो नंबर 2 लिखो। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी एमिनो अम्ल प्रकाश सक्रिय होते हैं। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी एमिनो अम्ल प्रकाश सक्रिय होते हैं। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? इसके बारे में कुछ बताओ। अभी जो सेंटेंस बोले इसके बारे में कुछ बताओ, बोलो। मतलब क्या हुआ इसका? प्रकाश सक्रिय है। ग्लाइसिन को छोड़ के सभी एमिनो अम्ल प्रकाश सक्रिय होते हैं, ठीक। मतलब इसका बताओ, इसका अर्थ। प्रकाश सक्रिय है इसका मतलब क्या है? बोलो। अरे भाई कितनी बार पढ़ाए हैं तुम लोग। जब ना कौन सी प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश कहाँ मिलता है? जब लाइट नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म के अंदर से जब पार करके लेके जाते हैं, पास करते हैं, तो जो मिलती है वो क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट। याद है डायग्राम बनवाए थे जहाँ से कायरल कार्बन आया था, ठीक है। तो जो लाइट मिलती है वो प्रकाश सक्रिय होती है, ठीक। सॉरी वो कौन सी लाइट होती है? पीपीएल, ठीक। प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। और जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कंपाउंड के अंदर से, मतलब कोई कंपाउंड है और उसको रख करके लाइट जब उसके अंदर से पास करते हैं, अगर वो लाइट की डायरेक्शन को ना क्या कर दे रहा, घुमा रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम बोलेंगे वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या? प्रकाश सक्रिय है। समझ आया? अब ऐसे कौन होते हैं? जिनके पास कायरल कार्बन होता है ना, जिनके पास कायरल कार्बन होता है वो प्रकाश सक्रिय होते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश सक्रिय है तो इसका मतलब दो संरचनाएं बनती हैं मिरर इमेज, एक बना करके बगल में उसका मिरर इमेज बना देते हैं। बोलो ना, है कि नहीं? अब कह रहा है ग्लाइसिन को लेकिन छोड़ करके, तो ग्लाइसिन क्यों ग्लाइसिन नहीं है? क्यों ग्लाइसिन का भी देखो बनाए थे स्ट्रक्चर, यही तो था ग्लाइसिन। CH, यहाँ S लगा था ना, यहाँ पे NH2 है। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं है ना, क्यों? देखो तो हाइड्रोजन आ गया। बाकी सब में हाइड्रोजन के अलावा कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब सब के सब कायरल है। इसका मतलब ये है कि एक को छोड़ करके बाकी जो 19 एमिनो अम्ल हैं उनके जुड़वे भी पाए जाते हैं दुनिया में, उनके शकल के एक जरूर मिलेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। केवल ग्लाइसिन है जिसका जुड़वा नहीं है। ग्लाइसिन इकलौता पैदा हुआ था, इसका दूसरा और कोई नहीं ना।
बाकी सब के हैं एक एक ना, समझ आई नहीं है क्यों? क्योंकि सब के सब कायरल है और सब अगर जो कायरल होता है उसके दो संरचनाएं होती हैं ना, एक आर फॉर्म होगी एक एस फॉर्म, उसको DL भी लिख सकते हो। चलो अभी देखो DL से याद आया, इसमें DL कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है? अभी तो मुझे भूल जाते हैं, मैं तो भूल जाता है, अब याद आ गया, अब इसको भी लिखवा दें, ठीक? समझ आया नहीं आया? तो ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें क्या होता है? कायरल कार्बन, मतलब वो लाइट को घुमाएगा, इसका मतलब वो दो दो होंगे जहाँ, अगर एक आर है तो एस भी कहीं ना कहीं होगा जरूर, ठीक है ना? समझ आई नहीं आया? नहीं आया? चलो लिखो आगे, एक पॉइंट और लिखो। सिस्टीन तथा मेथियोनिन, सिस्टीन तथा मेथियोनिन, अच्छा मेथियोनिन नहीं लिखवाया गया यार, हाँ इसको तो भूल गए, तो कैसे कैसे बोल दिए थे? 20 हो गए फिर तुम लोग। अच्छा मेथियोनिन कहाँ है? उसमें नहीं आया, अच्छा हाँ उसमें लिखवाया हुआ, ठीक है फिर। सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर युक्त एमिनो अम्ल होते हैं, देखो उसमें सल्फर है ना, है कि नहीं? सल्फर युक्त एमिनो अम्ल होते हैं। सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। चलो एक दो पॉइंट और लिख लो। एरोमेटिक कौन कौन होते हैं इसमें से? इसमें से कौन कौन से एरोमेटिक होते हैं? बोलो भाई जल्दी से, कौन कौन से एरोमेटिक होते हैं? जल्दी बोलो भाई। कौन कौन से एरोमेटिक होते हैं? जल्दी बोलो। ट्रिप्टोफान लिखो, ट्रिप्टोफान, कॉमा टायरोसिन और हिस्टिडीन। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और हिस्टिडीन। एरोमेटिक एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं ये? एरोमेटिक एमिनो अम्ल, ठीक है। ठीक है, हाँ एरोमेटिक होते हैं। हो गया? यही सब चीज़ें ना, देखो ऐसे ना छोटे मोटे एग्जाम में सब चीज़ें नहीं पूछ जाते हैं, एक दो एग्जाम्पल याद रखो बस। लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, IIT नीट वगैरह में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और भी इतना जटिल नहीं आता, थोड़ा इजी रहता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ जल्दी नहीं पूछते हैं। तो ये कुछ खास बातें हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें ऐसा कौन कौन सा एमिनो अम्ल जिसमें OH है? वो जरूरी वैसे है, नहीं छोड़ जाने दो। इसमें ऐसा कौन सा एमिनो अम्ल जो साइक्लिक है? इकलौता एक ही होगा, एक एमिनो अम्ल साइक्लिक है इसमें। कौन सा? नहीं, प्रोलीन, प्रोलीन, हाँ। टायरोसिन नहीं, वो तो उसमें अलग है वो चीज़ें। लिख लो, लिखो केवल प्रोलीन, केवल प्रोलीन साइक्लिक एमिनो अम्ल होता है। ऐसे लिखो ना, साइक्लिक एलिफैटिक एमिनो अम्ल होता है, क्योंकि एरोमेटिक वाले तो साइक्लिक होते हैं। एलिफैटिक एमिनो अम्ल होता है। ये ऐसे सामने से निकला, ऐसे सामने से, तो ये चारों तरफ से बंद कर दोगे तो क्या बन जाता है? गोला बन जाता है।
ठीक। तो गोला में क्या होता है, जैसे ये भी बहुत खास है, ये सब क्या होता है, गोला, ठीक है। ठीक ना। तो गोला में यहाँ पे गोले का जैसे बात करते हैं, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, 4 चलो हो गया, देखो यहाँ पे गोले चलो इतने हो गया। अब इसमें भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है, कभी कोई पूछ लिया जाता है। लिखो DL कन्फिग्रेशन। चारों तरफ से वक्रपृष्ठ, इसका कोई ट्विस्ट आता ही नहीं। कन्फिग्रेशन को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कन्फिग्रेशन। इसी को अगर जब भी बोला जाए गोले का वक्रपृष्ठ तो भी बनेगा, ठीक। गोले का या DL निरूपण लिख लो, ऐसा लिखो, एमिनो एसिड, अब गोले का एमिनो अम्लों का DL गोले का आयतन क्या होता है, निरूपण। 4/3 पाया। इसे कन्फिग्रेशन याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पता रहे कन्फिग्रेशन। तो देखो इसको ऐसे बनाओ ना, ऐसा कुछ बनाओ, कैसे बनाओ, हमेशा इसमें ये COH को नीचे रखो, ठीक है, ऐसे इसको नीचे रखो, COOH को, और राइट साइड में क्या रखो, NH2, और लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, ऊपर R रहेगा। ये तो है सामान्य जो में हम लोग ना, सामान्य यही होता है ना, साधारण में लोग, साधारण सूत्र यही था ना, बोलो RCH2 NH2 COH ना। तो इसमें देखो क्या चीज़ इसमें है, इसमें NH2 किस साइड है, राइट साइड, जैसे अल्कोहल यार इसमें था, किसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसे पढ़े थे, जब OH नीचे से देखो अगर ना दूसरे नंबर पे दाएं तरफ रहता था तो उसको D बोलते थे। तो ये है एमिनो अम्ल, कौन सा, D एमिनो अम्ल, और तो D है जिसका मिरर वाला क्या हो जाएगा, L बनाएगा। तो यहाँ पर बना लो, मतलब अगर आ जाए DL तो ऐसे समझ लेना, बता लिख देना, ठीक है। एक कटोरी ऐसे वैसे वैसे कटोरी और दोनों कटोरी वैसे ए है D फॉर, क्या हुआ, अच्छा पलटे नहीं क्या यार, क्या होगा, इसमें देखो 2 पृष्ठ आ जाएगा। हाँ यार ये L है, ये है L फॉर, ठीक है, समझ आया नहीं आया, ये संपूर्ण गोले की बात, लेकिन जब अर्ध गोले की बात करेंगे, ये लिखो, हाँ लिख लो, जानते रहो छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। अर्ध गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहाँ पे आधा गोला कर दो, इसी का 4 का आधा क्या होता है, 2 पाई r, ठीक। अर्ध गोले का ऐसे आप गोले लिखेंगे, अर्ध गोले का संपूर्ण दृष्टि, संपूर्ण क्या हो जाएगा इसका, देखो यहाँ पे अर्ध गोले 2 पाई r स्क्वायर ऐसे रहेगा ही, इसीलिए अर्ध का जो है एक वृत्त में क्या होता है, पाई r स्क्वायर। चलो हो गया, ये पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई हो गया क्या, r हो गया, चलो आगे लिखो। तो अर्ध गोले का इसमें 2 पॉइंट और हैं, 2 चीज़ें पढ़नी है इसमें। पहला लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है। और आयतन क्या होगा, इसका आयतन का आधा 4 का ज्यूटर आयन, 2/3 पाई r, अर्ध गोले का ज्यूटर आयन क्या लिखोगे,
लिखो। बोले लिखो। एमिनो अम्ल में उपस्थित एमिनो अम्ल में उपस्थित एमिनो अम्ल में उपस्थित कार्बोक्सिल समूह कार्बोक्सिल समूह H+ त्याग कर H+ त्याग कर रेडायन H+ त्याग कर रेडायन तथा एमीन समूह H+ ग्रहण करके धनायन बनाता है। 11 को ऐसे दो भागों में तोड़ना, गुणा करने चाहिए 30 धनायन बनाता है। ठीक है, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। ये ऐसे होता है। हाँ, यही बना लो। इसके जगह देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर ही क्या है, इसके जगह 3 लिख सकते हैं। ये क्या है, कितना एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, डिवाइड हो गया। समझ आई नहीं? देखो नहीं है, नाम क्या है, ज्यूटर आयन। देखो इसमें दो आयन दोनों जुटे हुए, मतलब एक ही के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही अणु है। इसमें देखो दोनों आयन हैं, दोनों जुटे हुए हैं, हो गया ज्यूटर आयन। धन आयन ऋण आयन दोनों जुटे हुए हैं, ज्यूटर आयन हो गया। ऐसा क्यों ऐसा हुआ? देखो ये एमिनो अम्ल है ना, तो ये देखो जो COH है तो अम्ल है, क्यों अम्ल है? क्योंकि ये H+ आयन देता है ना, तो H+ आयन तो देगा ही देगा, तभी तो अम्ल है। तो H+ तुरंत दे देता है, तो जब H+ दे देगा तो इस पर चार्ज क्या बचेगा? माइनस। H+ जब चला जाएगा तो जो बॉन्ड है चला जाएगा O पे ना, माइनस बना लेगा ना वहाँ पर। और उसके बाद देखो इसमें एमिनो ग्रुप भी तो है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये H+ को ग्रहण कर लेता है। तो उसने दिया, इसने ले लिया। जब इसने H+ लिया तो इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ठीक,
तो मतलब ये एमिनो अम्ल जो है इस फॉर्म में बन जाता है ये जब चाहे, ठीक है। तो मतलब एमिनो अम्ल जो है वो ज्यूटरएन बना लेता है, समझ आई नहीं आया? तो इसका यहाँ पे जाना और धनायन बनाना, यहाँ पे ऋणायन बनाना, इसी को बोलते हैं क्या, ज्यूटर आयन, क्योंकि एसिडिक बेसिक दोनों होता है। समझ आई नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। चलो एक लास्ट टॉपिक इसमें और लिख लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, दोनों, यही दोनों इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमिनो अम्ल में नाम क्या है इसका, लिखो आइसो इलेक्ट्रिक, मतलब रुको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समविभव बिंदु। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हिंदी में बोलते हैं समविभव बिंदु, विभव बिंदु ये है। ठीक है, लिखो वह पीएच मान वह पीएच मान जिस पर एमिनो अम्ल पर धन और ऋण आवेश बराबर हो जाते हैं, जिससे यह ना तो एनोड पर जाते हैं और ना ही कैथोड पर, जिससे यह ना तो एनोड पर जाते हैं और ना ही कैथोड पर। ऐसे पीएच मान को उस एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु कहते हैं। उस एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। देखो इनकी जो पहचान किससे होती है, इनकी पीएच वैल्यू से। मतलब क्या होता है, देखो ये जानते हो ना, इसमें एसिडिक होता है, बेसिक होता है ना। तो इस पर देता है माइनस। तो अगर कभी ऐसा हो जाए ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ना तो कैथोड पे जाएगा ना ही एनोड पे जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उस जितने पीएच मान पे ऐसे होगा उस पीएच मान को क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु। अब जरूरी नहीं है ना, देखो क्योंकि दोनों की पीएच वैल्यू जैसे नहीं होती है। ये जितना एसिडिक होता है उतना बेसिक ये नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसकी पीएच वैल्यू कुछ है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से मान लो कम होगी, इसकी 7 ज़्यादा होगी, दोनों मिल के अगर 7 हो जाते हैं ना, मतलब न्यूट्रल हो जाता है ना, ऐसे अंदाज़ा लगा कर, ठीक है ना। तो मतलब पीएच वैल्यू इतना रखो कि वो कैथोड पे एनोड पे न जाए, तो हम बोलेंगे उस पीएच मान को क्या, इसका समविभव बिंदु, ठीक है ना। समझ। अब क्योंकि अब देख के नहीं बता सकते। अब देखो, अब मान लो जैसे ऐसे एमिनो अम्ल कोई दे दिया गया,
टेस्ट करने के लिए। तो कैसे जानोगे कि कौन सा अमीनो अम्ल है? तो उससे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से पता चल जाएगा, ठीक है ना? आया नहीं समझ में? तो इसमें देखो ऐसे बस इसके भी डिफिनेशन याद रखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कुल मिला के पीएच मान होता है, इसका पीएच मान, ठीक है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो इसमें एसिड बेस दो ग्रुप होते हैं, ठीक। अब एक मान लो पता नहीं कितना एसिडिक है, पता नहीं कितना बेसिक है, ठीक। तो जिस पर क्या होगा, एकदम न्यूट्रल हो जाए, माइनस प्लस दोनों बराबर हो जाएंगे, वही क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है ना। तो एमिनो अम्ल में बस यहीं तक पढ़ा जाता है। अब इसके बाद एमिनो अम्ल का थोड़ा सा रोल है प्रोटीन में, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा है। जब प्रोटीन में देखोगे तो वहाँ पे क्या पढ़ोगे, ये वैसे रिएक्शन भी होते हैं। चलो देखो कल बाद में इसको रिएक्शन वगैरह लिखवा देंगे, ठीक है, समझ आई नहीं? चलो बस कोचिंग